हेलो व्यूअर्स, आप सभी का एकेडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि दिस टाइम द वर्ल्ड इज फेसिंग केओस, कंफ्यूजन, एंजाइटी, टर्बुलेंस, और उन सब का रीजन है दिस पर्सनालिटी डोनाल्ड ट्रंप। देखिए आज उन्होंने क्या किया। चाइना के अगेंस्ट जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर 245% कर दिया है। आज तक अमेरिका 1945 के बाद किसी भी कंट्री को इतना बड़ा रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया है। नाउ शी जिनपिंग ऑब्वियसली हैज सेड रिटेलिएट करेंगे। इसके पहले रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल ईरान शैडो डायरेक्ट वॉर। तो इफ यू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स, देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट गैप। कंट्रीज एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ठप पड़ी है। यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम कंप्लीटली डिसफंक्शनल। और आज बहुत ज्यादा वर्ल्ड ऑर्डर एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है। और उस ट्रांजिशन का नतीजा क्या आएगा दैट नो वन कैन प्रिडिक्ट, बट दिस इज फॉर श्योर दैट द वर्ल्ड ऑर्डर इज अंडरगोइंग अ मैसिव ट्रांजिशन। फ्रेंड्स, इस मैसिव ट्रांजिशन के प्रोसेस में आज हर एक कंट्री अपने अपने तरीके से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाह रही है। यूएस अपने आप के जो हेजेमनी है या अपना जो सुपर पावर स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रही है कि कैसे अगले वर्ल्ड ऑर्डर में यूएस की जो सुप्रीमेसी है वो बची रहे। चाइना यूएस की सुप्रीमेसी को खत्म करके अपने खुद के वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना चाहता है। रशिया, जो ऑल्दो यूएस और चाइना के जितना बड़ा प्लेयर नहीं है, बट स्टिल रशिया हैज एनर्जी एंड रशिया हैज मिलिट्री। और रशिया क्योंकि एक बहुत बड़ा पावर रह चुका है, सो रशिया चाहता है कि अगले वर्ल्ड ऑर्डर में आई डोंट बिकम इररेलेवेंट, आई बिकम रेलिवेंट। ऑल्दो आई एम नॉट अ सुपर पावर, बट दैट डजेंट मीन कि मैं कोई एक इररेलेवेंट प्लेयर बन जाऊं। इसलिए रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट भी किया। तो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हर एक कंट्री के एस्पिरेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन एक बात श्योर है कि यूएस, चाइना और रशिया, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट कंट्री हैं वर्ल्ड ऑर्डर के, ये तीनों कंट्री ऐसे हैं जो ऑल्दो ये तीनों आपस में बहुत ज्यादा इनके बीच में डिफरेंसेस है। ये कहना सही बात होगा कि चाइना और रशिया दोस्त हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको शक है तो आप कोल्ड वॉर की इतिहास जाके देख ले कि कैसे चाइना और रशिया के बीच में प्रॉब्लम हुआ करता था। आज मैं क्यों इन सभी चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, बिकॉज इस पूरे केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां पे वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रांजिशन हो रहा है, एक कंट्री है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। एक कंट्री है जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया पोल एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है। एक कंट्री है जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। एक कंट्री है जो किसी का अलायंस पार्टनर नहीं है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एज अ कोर फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है। दैट कंट्री इज इंडिया, हुज लीडर इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इसी खास वजहों से आज दुनिया के तमाम कंट्री जो हैं वो इंडिया के प्रति देख रहे हैं, बिकॉज यूएस के सुप्रीमेसी से भरोसा उठ चुका। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और रशिया की खुद की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को ज्यादा कर नहीं सकती है। चाइना जो ऑल्दो बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना सॉफ्ट पावर में जीरो है। चाइना के ऊपर ट्रस्ट, चाइना के इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। सो एमिड ऑल दीज थिंग्स, इंडिया हैज बिकम अ पोल विच एवरी कंट्री इज लविंग। क्यों? वाई? देर आर मेनी मेनी रीजंस, बट आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा न्यूक्लियर एनर्जी को लेके। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर जो एक टेक्नोलॉजी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। बहुत कम कंट्रीज के पास ही टेक्नोलॉजी है। इंडिया के पास एज सच कोई हमारा इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। कोई कंट्री किसी कंट्री को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना भी नहीं चाहती है। पता नहीं, कल को मैंने वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी कंट्री को दिया, उस कंट्री ने कहा कि कोई कोई टेंशन नहीं है, मैं इससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाऊंगा। ठीक है, ये लो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कल को पता चला कि उसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करके एनर्जी तो नहीं बल्कि उसने वेपन बना दिया। सो इसका जो डबल यूसेज कंसर्न है फॉर सेम न्यूक्लियर एनर्जी एंड अनदर फॉर न्यूक्लियर वेपन, जिसकी वजह से ये काफी डेंजरस हो जाता है। इसलिए कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रेड करने से डरती है। लेकिन आज आप देखिए, पिछले इस एक दो वीक में कुछ ऐसा हुआ है कि काफी कुछ भारत के लिए बदल गया है। सबसे पहला खबर आया था 30 मार्च को, जब अमेरिका ने पहली बार अपने एक प्राइवेट कंपनी को कहा था कि आप इंडिया की कंपनी सच एज एल&टी और टाटा ग्रुप, उनके साथ न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करें और मेक इन इंडिया के अंदर रह के इंडिजिनस
न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाए। ये 2006 इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बाद पहला कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था। अब रशिया क्यों ही पीछे हटे? रशिया ने 12 अप्रैल को अमेरिका से भी एक और बड़ा ऑफर दे दिया जब महाराष्ट्र के साथ रशिया की रोसाटोम ने एक एमओयू साइन किया, जिसके अंदर भारत में पहली बार थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है जो थोरियम पे काम करता हो, और अगर ऐसा बनता है तो इंडिया जो है वो एक तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा आपको लैंडमार्क छोड़ सकता है। तो रशिया जो भारत के साथ मदद करने आई है, ये काफी बड़ा एमओयू है। इसके अंदर रशिया जो है वो भारत के साथ मिलके को प्रोडक्शन करेगी भारत में, और अगर ऐसा हो पाता है तो भारत और रशिया मिलकर जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स को दुनिया भर में बेचते हैं, आने वाले समय में थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पूरे वर्ल्ड में भारत जो है वो रशिया की मदद से बेच सकती है। सो रशिया इसीलिए ऑब्वियसली टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है, क्योंकि थोरियम जो है वो भारत के लिए काफी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व किसी के पास है तो वो है इंडिया के पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े रिजर्व का क्या ही फायदा जब इससे आप न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना पा रहे हो। लेकिन अब इसी अनफॉर्चुनेट चीज को खत्म करने रशिया has started to join hands with India and it will produce India's first thorium based nuclear reactor। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? रशिया और इंडिया के बीच में जो एमओयू हुआ है उसमें थोरियम रिएक्टर को महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, थोरियम रिएक्टर को फिर दूसरे कंट्रीज को बेचा जाएगा, कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा, और थोरियम रिएक्टर्स को बनाने के लिए जो भी असेंबली लाइन है उसको रशिया में नहीं बल्कि इंडिया में मेक इन महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाएगा, सो दैट कंप्लीटली थोरियम रिएक्टर्स का जो सप्लाई चेन है वो इंडिया में ही रहे। अब थोरियम रिएक्टर्स बनाना क्यों मुश्किल है, क्या साइंस है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अपन अकेडमी आईएएस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया है। ये पीडीएफ्स आपको कहां मिलेंगे? वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और यू कुड ऑल्सो विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर। अब थोरियम रिएक्टर्स बनाना क्यों कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड्स? बिकॉज देखिए, थोरियम से हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, इट्स अ फर्टाइल मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फिजाइल नहीं है। फिजाइल का मतलब कि थोरियम अपने से न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना सकता है। ऑल्दो थोरियम से क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं? यस, बट क्या थोरियम अपने आप से न्यूक्लियर एनर्जी बना सकता है? नहीं। पहले हमें थोरियम को कन्वर्ट करना पड़ता है यूरेनियम 233 में, उसके बाद ही थोरियम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी बना सकता है। इसलिए ये फर्टिलाइल मटेरियल तो है, बट ये फिजाइल मटेरियल नहीं है, विच मीन्स कि अपने आप न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, जिसको हम फिजन रिएक्शन कहते हैं। फिजन रिएक्शन का मतलब जब एक बड़ा टुकड़ा दो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, इसको फिजन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन अ बिग थिंग ब्रेक्स इनटू टू स्मॉलर पार्ट। तो इस फिजन रिएक्शन को होना थोरियम अपने आप नहीं कर सकता है। थोरियम को पहले कन्वर्ट किसमें होना पड़ेगा? यूरेनियम 233 में, जिसके लिए थोरियम में हमें कुछ एनर्जी देना पड़ता है जिससे वो डिग्रेड होकर यूरेनियम में कन्वर्ट हो सके। लेकिन ये बोलने में आसान है, इसको करना बहुत ही चैलेंजिंग है। थोरियम को इसमें कन्वर्ट करके न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना, दैट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। लेकिन करना तो जरूरी है, बिकॉज इंडिया के पास यूरेनियम नहीं है, इंडिया के पास थोरियम है। इसलिए अगर थोरियम से हम बना सकते हैं तो भारत आत्मनिर्भर हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी में। तो देखिए, इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। थोरियम पहले डीके करता है प्रोटैक्टिनियम में, फिर प्रोटैक्टिनियम जो है वो डिग्रेड होता है यूरेनियम 233 में, और यहां से आप देख सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस हो। लेकिन इस पर्टिकुलर चेन रिएक्शन को इनिशिएट करना और इंश्योर करना कि ये सस्टेन करे एक लॉन्ग बेसिस पे, दैट इज नॉट अ चाइल्ड्स गेम, दैट इज अ ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एंड ओनली एज ऑफ नाउ चाइना हैज। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, तो ये जो थोरियम रिएक्टर्स होंगे ये नहीं होंगे लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स, नाइदर माइक्रो रिएक्टर्स, रादर इट विल बी एसएमआर। जो सबसे बड़ा फायदा है, आप नॉर्थ ईस्ट में कोई जंगलों में इसको आसानी से लोकेट कर सकते हो, काफी सस्ता है। अगर कल को कोई प्रॉब्लम भी आता है तो इससे जो इंपैक्ट है न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन का, वो बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स। तो इस तरीके के थोरियम रिएक्टर्स जो है वो एसएमआर में बनाए जाएंगे, और इससे भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर
न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छे से अचीव हो सकता है। और 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में वही है, स्टेज 2 में आप देख सकते हैं थोरियम यूज हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग स्टेज 1 पे ही अटके हुए हैं, जहां पे हम लोग नेचुरल यूरेनियम को यूज कर रहे हैं, जो हमें सब बाहर से मंगाना पड़ता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे स्टेज 2 और स्टेज 3 में, तो आप देख सकते हैं थोरियम का यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसकी टेक्नोलॉजी थोरियम को यूज करना ये भारत के पास अभी तक नहीं है। तो इसलिए देख सकते हैं करेंटली इंडिया हैज नो ऑपरेशनल रिएक्टर वर्किंग ऑन थोरियम, बट इंडिया possesses the largest thorium deposit globally. That's why it is a thing which we need to develop. चाइना दूसरी तरफ देख सकते हैं दुनिया को सरप्राइज कर दिया, इस साल वर्ल्ड का पहला थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर उसने डेवलप कर पाया। तो इसलिए चाइना जो है वो भी काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए इंडिया रशिया का एक साथ आना दैट हैज नाउ बिकम अ वेरी वेरी मच नेसेसिटी। सो एक तरफ फ्रेंड्स यूएस और अब रशिया दोनों को मिला दे, सो दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, जहां पे 2047 तक 100 गीगावाट हमें प्रोड्यूस करना है, नाउ इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी, बिकॉज भारत खुद प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को ला रही है, प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जोड़ रही है, और प्राइवेट सेक्टर अब इन एनर्जी अब इन एग्रीमेंट्स जो इंडिया रशिया के बीच में हो और इंडिया यूएस के बीच में हो, उससे काफी फायदा उठा सकता है। सो दैट इज वाई इंडिया जो है आज जिस तरीके से ग्लोबल क्योस है, इंडिया के पास पोजीशन है कि इंडिया बार्गेन कर सकता है इफेक्टिवली अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि जब सब आपस में लड़ रहे हैं, सब आपस में जूझ रहे हैं, सब आपस में कमजोर हैं और इंडिया रिलेटिवली स्टेबल है इस समय, तो इंडिया जो है इसके पास एक अच्छा समय है और ये सही समय है अपॉर्चुनिटी का टू प्ले ऑल द कार्ड्स व्हिच इंडिया हैज। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।